गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए प्रथम वर्ष ज्योग्राफी स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर डिस्कशन किया था और इस टॉपिक में चूँकि ये आपके भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपको महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति संबंधी दो प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करना है। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आपने 11th-12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, तो इस संपूर्ण धरातल पर 3 प्रकार के प्रमुख उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार के उच्चावच, द्वितीय प्रकार के उच्चावच और तृतीय प्रकार के उच्चावच। उच्चावच से हमारा तात्पर्य उच्च प्लस अवच यानी इस धरातल पर ऊंची नीची विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ और स्थलाकृतियाँ होती है, उनको उच्चावच कहते हैं। महाद्वीप और महासागर मुख्यतः प्राथमिक उच्चावच की श्रेणी में आते हैं, जबकि द्वितीयक उच्चावच के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न धरातल पर विषमता यथा पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि उच्चावचों को द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों की श्रेणी में रखते हैं। तीसरे तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, जिसमें बाह्य बलों के द्वारा या बाह्य जो अपर्दन के प्रक्रम हैं उनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के स्थल रूप तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की श्रेणी में आते हैं। तो अब हमें इस वीडियो में प्राथमिक उच्चावचों के अंतर्गत आने वाले महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी व्याख्या को पढ़ना है और अपने सिलेबस में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख 2 सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का अध्ययन करना है। एक तो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस वीडियो में हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत मुख्यतः वैगनर महोदय एक भू आकृति वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने सर्वप्रथम दिया था। तो देखिए, सबसे पहले महासागरों और महाद्वीपों का वास्तव में पृथ्वी के धरातल पर वितरण कितना है और इससे संबंधित वैगनर के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। संपूर्ण पृथ्वी महाद्वीपों एवं महासागरों का योग है। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत माने गए हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का 71% भाग महासागरों का तथा 29% भूभाग महाद्वीपों से घिरा हुआ है। धरातल पर महाद्वीपों एवं महासागरों की जो वर्तमान स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है, ऐसी अवस्था पूर्व में नहीं थी। इनकी उत्पत्ति, विस्तार तथा विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित मत। सर्वप्रथम सन 1620 ईस्वी में फ्रांसिस ब्रेकन ने अटलांटिक महासागर के पश्चिम और पूर्व तटीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो कालांतर में खिसक कर वर्तमान स्थिति में आए। सन 1912 में जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर कहाँ के थे? जर्मनी के। तो जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महाद्वीपीय प्रवाह यानी कि जो महाद्वीप के भूखंड है, भूभाग है, वो एक निश्चित कालावधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे गतिशील रहे हैं और उनमें प्रवाह होता रहा है, और वो प्रवाह किस प्रकार से हुआ उसको ही इस विद्वान ने अपने सिद्धांत के द्वारा सिद्ध किया है। वैगनर ने पूर्व जलवायु शाखा, नरपति शाखा और भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह माना कि कार्बोनिफेरस युग में ये पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है उसको विभिन्न युगों में बांटा गया है। उसमें से एक प्रमुख युग है कार्बोनिफेरस युग। तो कार्बोनिफेरस युग में विश्व के समस्त भूखंड एक ही स्थल खंड के रूप में थे, जिसे पेंजिया कहा गया। तो पेंजिया से हमारा तात्पर्य कि एक ऐसा समय था जब वर्तमान के जितने भी धरातल और भूखंड वाले यानी जमीन वाले जितने भी जो भाग है, महाद्वीप है, वो एक समय एक साथ जुड़े हुए थे और उस जुड़े हुए धरातल के एक भाग को हमने पेंजिया कहा।
पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था जिसे पैंथालासा नाम दिया गया। पैंथालासा क्या है? जो जमीन वाला भाग जुड़ा हुआ था जिसको हमने पेंजिया कहा, और पेंजिया के चारों तरफ जो पानी वाला भाग था उसको हमने पैंथालासा नाम दिया वैगनर ने। पेंजिया में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तारित एक सागर था जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। टेथिस सागर के उत्तर में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया लॉरेशिया या अंगारलैंड के रूप में जाने जाते थे, तथा दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका गोंडवाना के रूप में स्थित थे। अर्थात जो संपूर्ण पेंजिया था वो दो महान खंडों में बटा हुआ था। उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाता था और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के मध्य जो पानी वाला भाग था उसको टेथिस सागर के नाम से जानते थे। ऐसा कार्बोनिफेरस काल के युग में ऐसी संरचना थी, ये वैगनर महोदय बताते हैं। वैगनर ने पेंजिया में भूखंड की 3 परतें सियाल, सीमा और निफे मानी। ये मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको बता चुका हूँ कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख परतों में बांटा था, जो सियाल, सीमा और निफे के नाम से जानी जाती थी। सियाल जो महाद्वीप भाग थे हल्के तत्वों से बने होने के कारण सीमा महासागरीय तली इसके अंतर्गत आती है पर तैर रहे थे। कालांतर में पेंजिया के दोनों भागों का विखंडन हुआ और भूखंडों में 2 अलग अलग दिशाओं में प्रवास उत्पन्न हुआ। ये प्रवाह 2 प्रकार के बलों द्वारा संभव हुआ। अब ये 2 प्रकार के बल कौन से हैं और उनसे उस पेंजिया जो अंगारालैंड और लॉरेशिया के भूखंड थे, धरातल वाले भूखंड, उनका प्रवाह किन किन दिशा में हुआ? पहला, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह, जिसका मुख्य कारण गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता का बल था। दूसरा, पश्चिम की दिशा में प्रवाह हुआ, जिसका मुख्य कारण सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय बल पृथ्वी के भ्रमण पर रोक का कार्य करता है। इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल और ज्वारीय बल के कारण जो सीमा पर तैर रहा महाद्वीपीय भाग कालांतर में अलग अलग टुकड़ों में टूट गया और अलग अलग दिशा में प्रवाहित होने लगा। फिर कार्बोनिफेरस के पश्चात जूरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभंजन यानी विखंडन हुआ तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। इसी समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार पैंथालासा पर कई दिशाओं से प्रवाहित महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसकी आकृति संकुचित हो गई तथा उसका अवशिष्ट भाग पैंथालासा बना। इस प्रकार पैंथालासा कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग पैंथालासा बना। इस प्रकार स्थल तथा जल का वर्तमान स्वरूप प्लायोसीन युग तक आते आते पूर्ण हो गया था। कुल मिला के वैगनर महोदय ने जो कार्बोनिफेरस काल में पैंथालासा और पेंजिया की संकल्पना दी, कालांतर में विभिन्न प्रकार के बलों के कारण, जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूँ, ज्वारीय बल, गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बलों के कारण पेंजिया के 2 बड़े महाखंड जिसमें लॉरेशिया या अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड में विभजन शुरू हो गया और इन 2 स्थल खंडों के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो गए और वो प्रवाहित होकर पैंथालासा जो पेंजिया के चारों तरफ पानी वाला भाग था उसमें उनमें अतिक्रमण कर दिया और फिर इसके कारण पैंथालासा का जो जलीय भाग था वो भी विभिन्न क्षेत्रों में बट गया और विभिन्न अलग अलग प्रकार के क्षेत्र वर्तमान में महासागरों के रूप में परिवर्तित हो गए और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजित विखंडित टुकड़े अलग अलग महाद्वीपों के रूप में और द्वीपों के रूप में वर्तमान में प्रकट हो गए। इस प्रकार से वैगनर महोदय ने वर्तमान में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को अपने प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से